नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी रिच कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जो कि हाइड्रोलिसिस के बाद से एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि हाइड्रोलिसिस के बाद से एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। अब ऐसे कंपाउंड जो कि हाइड्रोलिसिस करने के बाद से पीएच 7 पे 7 कैलोरी पर मोल से अधिक या फिर 7 कैलोरी पर मोल तक फ्री एनर्जी को रिलीज करते हैं, उसे बोलते हैं एनर्जी रिच कंपाउंड या फिर हाई एनर्जी कंपाउंड। यानी ऐसे कंपाउंड जो कि 7 पीएच 7 पे अप्रॉक्स 7 कैलोरी पर मोल या फिर 7 कैलोरी पर मोल से अधिक एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, उसे बोलते हैं एनर्जी रिच कंपाउंड। फिर ऐसे कंपाउंड जो कि 7 कैलोरी पर मोल से कम एनर्जी को रिलीज करते हैं, उनको लो एनर्जी कंपाउंड कहते हैं। अब एनर्जी रिच कंपाउंड को मेनली 5 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। पहला होता है पायरोफॉस्फेट, दूसरा होता है एसिल फॉस्फेट, तीसरा होता है इनॉल फॉस्फेट, चौथा थायोस्टर और पांचवा फेसो फेजोफेजेंस। अब सबका एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ। प्राय जो हाई एनर्जी कंपाउंड होते हैं उनके पास फॉस्फेट ग्रुप होता है, इसलिए इन्हें हाई एनर्जी फॉस्फेट कंपाउंड भी कहते हैं, केवल थायोस्टर यानी एस्टिल सीओए को छोड़ के। ठीक। अब हमें पढ़ना है एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी जो होता है मोस्ट कॉमन एनर्जी सोर्स होता है, जिसको हम बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शन से प्राप्त करते हैं। अब जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होते हैं एटीपी होते हैं, उनके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? लार्ज होते हैं, इसलिए इनको सेल के अंदर ज़्यादा मात्रा में स्टोर नहीं किया जा सकता है। तो सेल के अंदर जो एनर्जी होती है उसको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के रूप में स्टोर किया जाता है, जैसे कि ग्लूकोज। अब ये जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या करते हैं, सेल के अंदर ही बहुत सारे एंजाइम्स में टूटते हैं, और टूटने के बाद से वहाँ से एनर्जी क्या होती है, बाहर निकलती है, और जो एनर्जी बाहर निकलती है उसी को एटीपी कहते हैं। वही एनर्जी एटीपी होता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ निकलता है। यानी कि हम जो हमारे एनर्जी होते हैं उसको स्मॉलर फॉर्म में हम क्या करते हैं, उस स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में हम उसको स्टोर करते हैं, और वो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं कि बहुत सारे एंजाइम्स में सेल के अंदर ही टूटते हैं, और जो एंजाइम्स में टूटते हैं तो वहाँ एनर्जी क्या होती है, बाहर होती है, और जो एनर्जी बाहर होती है वो हमारा होता है एटीपी, और एटीपी के साथ हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी बाहर निकलता है। यहाँ पे हम एटीपी का स्ट्रक्चर बनाया है, ये आप देख लीजिएगा। फिर हमारा है एटीपी एडीपी साइकिल। एटीपी एडीपी साइकिल भी बना हुआ है, इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा। अब हाइड्रोलिसिस के बाद जो एटीपी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो अगर हाइड्रोलिसिस करने पे जो हमारे एटीपी के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लार्ज अमाउंट में एनर्जी को पास करते हैं, लार्ज अमाउंट में एनर्जी को रिलीज करते हैं, जो कि बहुत सारे फंक्शन के लिए काम में आते हैं, बॉडी के बहुत सारे फंक्शन के काम में आते हैं, जैसे कि मसल कंट्रैक्शन हो गया या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया, इसमें यूटिलाइज किया जाता है। अब जो हमारा एटीपी होता है वो क्या करता है, हाई एनर्जी फॉस्फेट टू लो एनर्जी फॉस्फेट में डोनेट होता है। यानी एटीपी जो होता है वो अपने हाई एनर्जी फॉस्फेट को लो एनर्जी कंपाउंड में डोनेट करता है, जैसे कि एएमपी एडीपी। एएमपी का मतलब एडिसिन एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट या फिर एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। अब जो ये कंपाउंड बनते हैं, अगर एटीपी अपना एनर्जी डोनेट कर दिया, उसके बाद से जो हमारे कंपाउंड बनते हैं वो एनर्जी रिच कंपाउंड होते हैं। अब एडीपी जो होता है वो एटीपी कैसे बनाता है, एडीपी अगर एक एनर्जी फॉस्फेट को एक्सेप्ट कर लिया तो वहाँ से आपका एटीपी बनता है। नीचे आपकी साइकिल दी हुई है, यहाँ से पढ़ लीजिएगा। फिर है हमारा साइक्लिक एएमपी। साइक्लिक एएमपी, इसको सी एएमपी भी बोलते हैं, स्मॉल सी और एएमपी। एएमपी मतलब एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। ये हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए, बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये एटीपी का डेरिवेटिव होता है, और इसका यूज इंट्रासेलुलर ट्रांजेक्शन जो होता है उसमें इसका यूज किया जाता है। अब जो हमारे बायो इनर्जेटिक हैं, इनका अगर फंक्शन देखा जाए
तो ये ग्लाइकोजेन शुगर और लिपिड का मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करने के काम में आता है। कैल्शियम चैनल को एक्टिवेट करता है और जितने भी साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड्स प्रोटीन का बाइंडिंग करते हैं उनके फंक्शन को रेगुलेट करने के भी काम आता है।